फैल चुकी है। नुपुर शर्मा के बयान पर रांची में जो बवाल मचा है, ये साजिश है या संयोग, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज रूम से बता रहे हैं मेरे सहयोगी लक्की जगवानी कि रांची हिंसा की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में नया खुलासा हुआ है, और वो ये कि यूपी के सहारनपुर से 12 लोगों की टीम रांची पहुंच गई थी। तो आज हम आपको यहां पर बताएंगे कि रांची हिंसा का यूपी कनेक्शन आखिर क्या है, कैसे सहारनपुर के दंगाइयों ने एक साजिश रची, टेरर फंडिंग की, यहां पर क्या कुछ है सच्चाई, आखिर कौन है रांची का गुनहगार। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को अचानक से भड़की हिंसा के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। रांची पुलिस को जांच में जो जानकारी मिली है उसमें यह सामने आ रहा है कि इस हिंसा के पीछे साजिश थी और पहले से ही हिंसा की इबारत लिख दी गई थी। चलिए अब हम आपको यहां पर बताते हैं कि रांची में आखिर कैसे फैली हिंसा। रांची में 10 जून को हुई हिंसा में नया खुलासा यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 12 लोगों की टीम 4 और 7 जून को रांची पहुंच गई और ये लोग होटल और लॉज में रुके, जहां पर 3 टीमें बनाई गई और इस टीम ने इलाही नगर, हिंदपीढ़ी और गुदड़ी में बैठक करते हुए जुलूस निकालने और हिंसक प्रदर्शन करने के लिए भड़काया। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई, तो टीम ने इसमें 16 से 24 साल के युवाओं को फांसना शुरू करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कौम को परेशान किया जा रहा है और इसीलिए हमें अपनी ताकत को दिखाना होगा। अब ये देखिए आगे क्या कुछ हुआ। अब इसमें समझदार लोग जो हैं वो तैयार नहीं हुए, तो कुछ लोकल छुड़भइयों की मदद से युवाओं को फांसा गया और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का जिम्मा दिया गया। अब यहां पर देखिए दुकानें बंद कराई गई, ईंट पत्थर जुटाए गए। उत्तर प्रदेश से आई इस टीम ने कुछ और लोगों ने दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए तैयार कर लिया ताकि प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके। और यही नहीं, ईंट पत्थर जुटा लिए गए ताकि जो ईंटें वो दूर तक फेंकी जा सके। अब इसमें यह हुआ कि अमन पसंदों की जो बात है वो नहीं मानी गई। दरअसल मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को इसकी भनक लग चुकी थी और ऐसे में इमारत शरिया ने यह आह्वान किया कि नमाज के बाद जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाएगा, प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बार फिर से यह मैसेज चला कि हमें तो प्रदर्शन करना है। हिंसक घटनाओं की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब एक कमेटी भी बना ली है और इसके अलावा राज्यपाल रमेश बैस ने एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद को तलब कर लिया और यह कहा कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद पुलिस ने मजबूत कदम उठाया और उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब 4 नामजद समेत 500 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया और इन पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने और इस तरह की भीड़ इकट्ठा करने, तोड़फोड़ करने के आरोप लगे हैं। अब यहां पर आपने ये देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मास्टरमाइंड ने रांची में रची थी साजिश। रांची को आग में झोंकने और शहर को दहलाने की साजिश में उत्तर प्रदेश के दंगों के मास्टरमाइंड की और क्या कुछ भूमिका है, इसे समझने के लिए एएनबी न्यूज पर आप देखिए अभी दोपहर 1 बजे हमारा खास कार्यक्रम रांची का गुनहगार कौन। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज। और अभी सीधे लिए चलते हैं आपको प्रयागराज, जहां पर जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चल रहा है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल मौजूद, जावेद पंप के घर, प्रयागराज साजिश के मास्टरमाइंड के घर, इस समय पुलिस का जमावड़ा। और ये जो सीधी तस्वीर आप प्रयागराज से इस समय देख रहे हैं, बुलडोजर पहुंच चुका है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा था, विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न शहरों में माहौल बिगाड़ने के लिए हुए अराजक प्रयासों में शामिल समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ऐसे असामाजिक लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं। ध्यान रखें,
निर्दोष का उत्पीड़न न हो, लेकिन दोषी एक भी न बचे। ये डीएम और एसपी का कल जो जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसमें ये बात कही प्रमुखता से। और अब आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जावेद पंप के घर के बाहर की। भारी पुलिस बल मौजूद, सामान निकाला जा रहा है, उसके बाद बुलडोजर से घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी। ये संदेश उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेकर और बिल्कुल कानून व्यवस्था को धता बताते हुए और उस तरह का विरोध करते हैं जिससे आम जनजीवन में कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और समाज का माहौल भी इससे कहीं ना कहीं भयग्रस्त हो जाता है। आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं जावेद पंप के घर के बाहर की, प्रयागराज से, जहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है, सामान निकाला जा रहा है और अब कार्रवाई शुरू है। लगातार पुलिस बल की तैनाती वहां पर और संदेश योगी सरकार का स्पष्ट कि जो दोषी हैं उपद्रव के उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं सहारनपुर के बाद अब यहाँ भी बुलडोजर चलाने की तैयारी। जुमे की नमाज के बाद जो उपद्रव हुआ था और जहाँ जहाँ हुआ था वहाँ पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और इसी कड़ी में प्रयागराज में इस साजिश के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर के बाहर ये बुलडोजर खड़ा है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा में नया खुलासा हुआ है। साजिश के कारणों की पड़ताल करने पर पता चला कि 4 जून से ही उपद्रव की तैयारी शुरू हो गई थी। यूपी के सहारनपुर से 10 से 12 लोगों की टीम 4 और 7 जून को रांची पहुंची थी। ये लोग मेन रोड में होटल लॉज में यहाँ रुके। यहाँ 3 टीमें बनाई गईं, एक टीम खूंटी गई। इन्होंने ही इलाही नगर, हिंदपीढ़ी और गुदड़ी में बैठक कर जुलूस निकालने और हिंसक प्रदर्शन करने के लिए लोगों को भड़काया। कुछ लोगों ने आपत्ति की तो टीम ने 16 से 24 साल के युवाओं को फांसना शुरू कर दिया। वे बहकावे में आ गए और उपद्रव का प्लॉट तैयार हो गया। सहारनपुर से 4 और 7 जून को 12 लोग तकरीबन रांची पहुंचे। अलग अलग जगह बैठक कर लोगों को भड़काया। कहा यूपी में कौम को परेशान किया जा रहा है, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। मुस्लिम समाज के लोगों को विरोध की तैयारी की भनक लग गई थी। ऐदारे शरिया और इमारते शरिया ने आह्वान किया कि नमाज के बाद जुलूस नहीं निकलेगा, प्रदर्शन नहीं होगा, इसीलिए नमाज पढ़कर घर जाएं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर फिर मैसेज चला कि हमें प्रदर्शन करना है। नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग बिना अनुमति के ही फिरायालाल चौक की ओर बढ़ने लगी। पुलिस ने रोका तो भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद की तस्वीरें हम सबके सामने हैं। ऐसे में आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर रांची में 2 मौतों का जिम्मेदार कौन है और कौन है ये धर्म के ठेकेदार जो मजहब के नाम पर देश को जलाने की साजिश रच रहे हैं। जो बनाव बना है वो सिर्फ रांची ही में नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में, लेकिन रांची की शबीह थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई। यहाँ जानी नुकसान हो गया। तो जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। उनके फ़ैसले से हम लोगों ने यहाँ सफ़र किया है, आला अफसरान से मुलाकात की जाए और जो शहदा हैं उनके घरों में जाकर के उनसे मिलें, जो ज़ख्मी हैं उनसे मिलें और ये अपील की जाए कि शांति बाकी रखी जाए, किसी तरह की बदअमनी नहीं होनी चाहिए। उसी हवाले से भी हमने डीजीपी साहब से मुलाकात की है, डीआईजी साहब से मुलाकात की है और फिर अभी इंशाअल्लाह डीसीपी साहब से मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। क्या इन्होंने कुछ इत्मीनान दिलाया है, एसआईटी को इन्होंने बना दिया है, वो जांच कर रही है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर कहेंगे रिपोर्ट आ जाएगी, फिर जो कसूरवार होगा उसे देखेंगे उसी हिसाब से।
आज जो आपने मुलाकात की इस सिलसिले में और कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी जा रहे हैं, जो 2 शहीद हुए हैं उनके घर को जाएंगे। के सड़कों पर हुआ वह शर्मसार घटना है और इसके लिए मूल रूप से अगर कोई दोषी है तो हेमंत सोरेन की सरकार है। पूरी तरह से उनके खुफिया तंत्र ध्वस्त और पस्त नजर आए और साथ साथ में लगातार हेमंत सोरेन जी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति ने इस प्रकार के चीज़ों को बढ़ाने का काम किया है और हम कह सकते हैं कि उपद्रवियों को जल्द से जल्द राज्य की सरकार उसको गिरफ्तार करे, कड़ी पूछताछ करे और उसकी जड़ें कहाँ पर हैं उसके आप लोगों ने इतना संजीदगी से पुलिस साथ दिया और आप लोगों के सपोर्ट से जो चीज़ें बतती लग रही थी अब बहुत जल्दी वो कंट्रोल कर लिया गया है। शहर की क्या स्थिति है, कितने लोगों को चोट लगी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कितने लोग बुलेट इंजर्ड हुए हैं? अभी जो कि मैं खुद हॉस्पिटल में था और जो मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 13-14 लोग इंजर्ड थे पुलिस साइड से और जो है अभी शहर की जो स्थिति है सामान्य सी प्रतीत हो रही है, दिख रही है और अभी इसके बाद जो है मैं पहले फिर से बोल चुका हूँ शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, जो लोग इंजर्ड हैं घायल कहीं पे जाके इलाज कराएं और सेम टाइम पे हमारे जो ट्रैकिंग सिस्टम है हम लोग शुरू कर चुके हैं। फिलहाल आप सब गुजारिश रहेगी कि शहर आपका है, इसके आबोहवा इस शांति को बनाए रखने में हम सब कंट्रीब्यूट जो आप लोग करते आए हैं। जो भी दोषी हैं, जो गुनाहगार हैं, जो कंस्पायरेटर हैं, जो आपकी शहर को बर्बाद करने की कोशिश की है उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है ये सिचुएशन क्यों इरप्ट हुआ? देखिए प्रिलिमिनरी कुछ करना वाजिब नहीं होगा क्योंकि हम लोग तथ्य पर बात करते हैं, जो हम बोलेंगे वो सही होगा, इसीलिए कुछ समय इंतजार दीजिए और हम लोग प्रॉपर टाइम के इंतजार में हैं और जो भी आएंगे फैक्ट्स आपके पास आएंगे जहाँ जहाँ पे भी ये इंसिडेंट हुआ है मेन रोड पे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इनकी स्टेटमेंट पे प्राथमिकी दर्ज हुई है। उसके अलावा जो निजी व्यक्तियों की यदि किसी की संपत्ति नष्ट हुई है, किसी को इंजरी हुई है, उसके आधार पर भी प्राथमिकियाँ हुई हैं और कुछ इसमें नामजद अभियुक्त भी हैं और ये SIT के द्वारा लगातार उस पूरे क्षेत्र में जो CCTV फुटेजेस हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। उनमें जो दोषी व्यक्ति होंगे उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने FIR दर्ज हो चुके हैं अब तक? देखिए अभी 8 प्राथमिकियाँ दर्ज हुई हैं। उसके अलावा जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनको भी उन पर भी अनुसंधान चल रहा है। सर कितने नोन है सर, कितने अननोन है सर? देखिए इसमें जो नेम्ड लोगों का जो इन्होंने पहचाना है, जिनको मजिस्ट्रेट ने, पुलिस ऑफिसर ने, उनको उनके ऊपर नेम्ड FIR हुई है और बाकी जो भीड़ में जो लोग थे जिनकी नहीं पहचान हुई थी उनको जो वीडियोग्राफी हुई है, जो CCTV फुटेजेस हैं उनके आधार पर पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। एनी नंबर सर? देखिए एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं लेकिन इसमें जो अंदाजे इन्होंने जो देखा है उसके आधार पर बात। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिन्हा बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता झारखंड से, राजीव रंजन प्रसाद प्रदेश प्रवक्ता झारखंड कांग्रेस से और सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है NB न्यूज़ पर। सबसे पहला राजीव रंजन जी आपके पास आएंगे। दरअसल ये जो हो रहा है ये सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। SIT का गठन किया गया है, 7 दिन में रिपोर्ट देने की बात की गई है, लेकिन नया खुलासा ये जो हो रहा है कि सहारनपुर का कनेक्शन बताया जा रहा है रांची से। देखिए निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है और हम सभी इसके लिए पहले भी कह चुके हैं कि जो घटना हुई है उसको लेकर के अब अमन और शांति किस प्रकार से बहाल की जाए उस दिशा में हमको काम करना होगा और हम सबों को अनर्गल बयानबाजी से बचते हुए ये शहर जो पहले से अमन पसंद लोगों का शहर रहा है उसको वापस उसी स्थिति में लाने के लिए बेहद धैर्य और संयम से काम लेना होगा। और पुलिस ने बखूबी अपना काम किया है। आपको भी पता है, आपके चैनल के पत्रकार लोग भी रिपोर्टिंग वहां जो कर रहे थे, 11 पुलिस कर्मियों को घायल होना पड़ा है। बावजूद इसके स्थिति को जो अचानक इस प्रकार की स्थिति बन गई थी उसको नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया गया है और आज हम कह सकते हैं कि शहर पूरी तरह से नियंत्रित है। अब जरूरत है कि हमें धैर्य और संयम से काम लेते हुए किसी प्रकार के भड़काऊ बयानबाजी से बचते हुए शहर को वापस उसी स्थिति में लाने का प्रयास किया जाए। लेकिन अभी भी लोग घरों में कैद हैं और लोग नहीं निकल पा रहे हैं और स्थिति सामान्य नहीं है। अभी सामान्य होने में तो वक्त लगेगा। अभी
तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि सामान्य होने में समय लगेगा। मैं वही बात कह रहा हूं कि शहर सामान्य होने में समय लगेगा, तो हम उसको सामान्य बनाने की दिशा में अपना अपना कर्तव्य निभाएं। जी सर्वेश्वर जी, रोज नए खुलासे हो रहे हैं और सरकारों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दंगाइयों को, उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया है, झारखंड में भी मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन एक और खुलासा हुआ है कि सहारनपुर से कुछ लोग पहुंचे थे रांची और उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। कहीं ना कहीं बड़ा वर्ग मना कर रहा था इन सब चीज़ों के लिए जब बात पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा, क्योंकि अगर सबके पास बात पहुंची थी तो पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंची, पुलिस के सोर्स क्यों नहीं एक्टिवेट हुए, क्यों नहीं ग्रास रूट लेवल पर लोकल कनेक्शन एक्टिवेट होकर पुलिस तक ये बात पहुंचा सके। बात ये भी है। देखिए त्रिशूल जी, जो भी घटना हो रही है और ये घटना क्यों हो रही है, एक सच्चाई को किसी प्रवक्ता ने बोल दिया और उससे किसी समाज को मिर्ची लगती है, और जबकि वो हदीस में है और ये मेंशन है उनके पवित्र ग्रंथ में। और अगर इसकी आप सर्वेश्वर जी देखिए, मिर्ची जैसी भाषा का प्रयोग आप ना करें। हाँ, लेकिन आप जो भाषा का प्रयोग करें, ये मिर्ची और इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। मैं आपसे बहुत विनम्र मेरा आपसे गुजारिश है। मिर्ची लगी ना, अगर सच्चाई नहीं ठीक है। अगर हम भी सब लोग अगर समाज का कहीं ना कहीं समाज को मुख्य धारा में और समाज को संयमित रखने के लिए हमारा भी कदम जरूरी है। आप कहिए अपनी बात, मैं आपको बात कहने से नहीं रोकूंगा। तो हम केवल इतिहास पढ़ते और वो हमारे शहर को जलाते। त्रिशूल जी, इनकी मानसिकता देखिए, ये खुदा के घर में आते हैं इबादत करने, और वहां से इबादत में क्या ये सिखाया जाता है? जब भी ये दंगाई मुस्लिम समाज ने दंगा किया है, चाहे वो सीएए का हो, किसान आंदोलन के समय हो, या अभी इस मुद्दे को उठा के, या फिर आपको जिस समय बुर्का का मुद्दा उठा था, ये जुम्मे को करते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, वहां पे मौलाना से डायरेक्शन लेते हैं, वहां पे मस्जिद के अंदर पत्थर जमा करते हैं, बाहर पत्थर जमा करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। तो इसके तह में जाने से पहले कल्प्रिट्स को तो सरकार पकड़ रही है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जिस मस्जिद में नमाज पढ़ा गया, जहां है, सबसे पहले वहां के मौलाना, वहां के जो मुफ्ती है, सबको पकड़ के सबसे पहले उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए इनकी मानसिकता और पैटर्न एक ही है। जुम्मे को इकट्ठे होंगे, नमाज पढ़ेंगे और हिंदू दुकानों को जलाएंगे, पुलिस वालों को जख्मी करेंगे, गोली तक चलाएंगे। लेकिन देखिए रांची में बड़ा मुस्लिम वर्ग इसके खिलाफ था। ये भी बात निकल के आ रही है सर्वेश्वर पाठक जी। यही बात निकल के आ रही है ना। अभी आपने चलाया, एक मुफ्ती दाढ़ी वाले ने क्या बोला, 2 लोग शहीद हुए हैं। आप उस लैंग्वेज को पकड़िए, उस शब्द को पकड़िए, शहीद हुए हैं। शहीद किसको कहा जाता है त्रिशूल जी? कोई खिलाफ नहीं है, ये सब अंदर से उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया, क्योंकि अगर सहारनपुर का लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है तो वो बाद में अपना पत्ता काट लेंगे कि ये सहारनपुर से आए थे दंगाई, हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहते हैं 2 लोग शहीद हुए। ये शहीद शब्द का इस्तेमाल कब होता है त्रिशूल जी? आप इस बात को चलिए, मैं सर्वेश्वर जी आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जावेद पंप के घर बुलडोजर एक्शन शुरू। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर को गिराया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस समय की आप देख रहे हैं। प्रयागराज से मास्टरमाइंड जावेद का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। ये उपद्रवियों के खिलाफ बड़ा एक्शन योगी सरकार का। लगातार उत्तर प्रदेश से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि जहां जहां पर उपद्रवियों को पहचान लिया गया है, दंगाइयों को पहचान लिया गया है, सरकार का बड़ा एक्शन वहां पर होगा। और अब इसी कड़ी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन। जावेद
के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर को गिराया जा रहा है। 2 बुलडोजर कार्रवाई में लगे हैं। घर के अंदर से बेड, कुकर, इन्वर्टर आदि सामान भी बाहर निकाल दिया गया है। मेन गेट और बाउंड्री वाल को गिराकर टीम धीरे धीरे अंदर की ओर जा रही है। घर के बाहर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें भी मौजूद हैं। हिंसा वाली जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 जवान मौजूद हैं। इस समय जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और जिनसे निगरानी भी की जा रही है। घर से जो डंडा लगे कुछ झंडे मिले हैं और किताबें और कागजात भी मिले हैं, बरामद किए गए हैं। जावेद अहमद के घर के बाहर पुलिस और आरएसी के पीएससी के जवान तैनात हैं। इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हिंसा के बाद से लगातार शनिवार की सुबह 8 बजे से अब तक यूपी में 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी। प्रयागराज में 36 और उपद्रवियों के घरों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें इसके बाद जावेद के घर के बाद उन्हें 36 जो आरोपी पहचाने गए हैं, जो दंगाई उपद्रवी पहचाने गए हैं, उनके घर को ध्वस्त होने की कार्रवाई शुरू होगी। अभी आप सीधी तस्वीरें प्रयागराज से इस समय की देख रहे हैं। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। घर के अंदर से बेड, कुकर, इन्वर्टर आदि सामान बाहर निकाल दिए गए हैं। जो सामान था, कुछ डंडा लगे झंडे वहां पर मिले हैं, किताबें और कागजात भी मिले हैं। जावेद अहमद के घर के बाहर पुलिस, पीएससी के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग। और आप ये सीधी तस्वीरें इस समय की देख रहे हैं प्रयागराज से। ये बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार का सख्त एक्शन। कानपुर के शहर काजी ने ये कहा था कि बुलडोजर चलाया तो हम कफन बांध कर उसके सामने आ जाएंगे। बेबसी में ही सही उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन सरकार एक्शन के लिए बिल्कुल एकदम सख्त, चुस्त दुरुस्त और कानून को हाथ में लेने वालों के लिए सख्त संदेश। ये जो घर आप इस समय देख रहे हैं, इस घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 बुलडोजर इस समय ये कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस तैनात है। मास्टरमाइंड जावेद के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए योगी सरकार का बिल्कुल सख्त संदेश। समाज में कोई भी अगर असामाजिक हरकत की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल भी उन्होंने कहा था डीएम और एसपी की कॉन्फ्रेंस में, ऐसे असामाजिक लोगों के खिलाफ कोई जगह नहीं सभ्य समाज में। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रदीप सिन्हा जी, रांची में सहारनपुर का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, और कैसे देखते हैं रांची में हालात सुधरे, इसके लिए और क्या होना चाहिए? देखिए, राज्य के बाहर से जो लोग आने के सूत्र तलाशे जा रहे हैं वो तो बाद में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले जो लोग टेलीविजन के फुटेज में दिखे हैं, कैमरे के जद में आए हैं, पहले उन लोगों को तो चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए, अब तक उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा लोगों के बीच कि सरकार कहीं ना कहीं एक रास्ता देने की कोशिश कर रही है, उन उपद्रवियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं तो चाहूंगा सरकार से कि कम से कम जो अखबारों में तस्वीरें छपी हैं, जो चैनलों के पास है फुटेज, जो कैमरामैन के पास है, वो देखकर कार्रवाई कर शुरुआत कर सकते हैं। एक संदेश तो जाए कि अगर राज्य में शांति से रहना है तो इन उपद्रवियों का कोई जगह नहीं। अब सहारनपुर का कनेक्शन है तो भाई एसआईटी गठित है, 7 दिन में रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद आप सूत्र ढूंढेंगे सहारनपुर में। क्योंकि दूसरे स्टेट की बात है तो यूपी से आपको सहयोग लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बताने की कोशिश न की जाए जो लोग सीधे तौर पर दिख रहे हैं। जैसा आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि एक बड़ी आबादी, वो जो सहारनपुर के लोग मीटिंग कर रहे थे उसके खिलाफ थी, वो नहीं चाहते थे कि हम सड़कों पर निकले, आंदोलन करें। तो क्या उस बड़ी आबादी ने समय रहते प्रशासन को सूचना दी कि इस तरह के लोग आकर समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? वास्तव नहीं दिया।
यही सबसे बड़ी कमजोरी है मुस्लिम समाज का। कुछ लोग हिंसा को बढ़ावा देते हैं और कुछ लोग उनको शील्ड देने का काम करते हैं, एक तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं चलेगा, दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आप अगर समाज के हितचिंतक हैं, अपने समाज के, मैं मुस्लिम समाज के बोल रहा हूँ, अगर आप समाज के चिंतक शुभचिंतक हैं, उसके अलावे आप अपने राज्य में अमन चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो समय रहते अपने पुलिस प्रशासन को बता दिया होता कि अमुक लोग आए हैं, फलाने प्रदेश से आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। करेंगे वो नहीं, लेकिन आप अपने गले में माला डलवाना चाहते हैं कि हम तो शांति का पैगाम लेकर निकले थे, लेकिन कुछ लोगों ने आगजनी कर दी, कुछ लोगों ने गोली चला दी, कुछ लोगों ने पत्थर चला दिया। ये तो ट्रेंड बन गया ना। कश्मीर से शुरू हुई थी पत्थरबाजी कि मस्जिदों से निकलो, हाथ में पत्थर लेके निकलो, पत्थरबाजी करो। आज तो पूरे देश में इसको इन लोगों ने हथियार बना दिया। ये पत्थर आते कहाँ से? राज्य सरकार को तो मैं सहयोग करना चाहूंगा, हालांकि हम विरोधी दल में हैं, लेकिन उनसे मैं सहयोग करना चाहूंगा कि एक बार ड्रोन से मैपिंग करवा लीजिए उन इलाकों का जहां आपने 144 लगा कर रखा है, उन इलाकों की ड्रोन मैपिंग कराइए और छतों पर देखिए कि कितने पत्थर जमा है। मस्जिदों के अंदर आखिर तलाशी क्यों नहीं ली जा रही है? मस्जिदों से जब निकले तो कोई उनके पॉकेट में तो पत्थर थे नहीं, थैला में थे, कहाँ जमा किए थे, सारी चीजों की पड़ताल तो होनी चाहिए ना। अब तक 3 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं होना। और एक सज्जन आपके चैनल पर आए थे, वो कह रहे थे कि 2 शहीद हो गए। कौन सी सीमा पर? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। अरे भाई मौलाना जी के लिए कह रहे हैं, वो मौलाना जो आए थे उनके लिए जी आप भी कोई आए थे जमीयत उलेमा के, वो कह रहे थे कि 2 शहीद हो गए। अब शब्दों का उनका चयन देखिए। कौन सी सीमा पर जाकर लड़ाई लड़ गए थे, शहीद हो गए। रोड पे गुंडागर्दी कीजिएगा, पुलिस को टारगेट कीजिएगा और आप उम्मीद कीजिएगा कि पुलिस हमको चुम्मा ले। नहीं, पुलिस पे गोली चलाई है महोदय, ये भी तो आप देखिए। उन्होंने पुलिस पे, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। सर्वेश्वर जी आ रहा हूँ मैं। प्रदीप सिन्हा जी, राजीव रंजन जी देखिए, प्रदीप सिन्हा ये कह रहे हैं कि 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जिन लोगों के फुटेज आपके पास है उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों सहारनपुर की ओर कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है कि सहारनपुर पुलिस जाएगी? अभी जो हालात है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो फुटेज है उस पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इस समय? नहीं, हम चैनल में बैठ करके पुलिस के अनुसंधान का विस्तार से विवरण तो नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस बखूबी काम कर रही है और पुलिस ने ही इस पूरे मामले को नियंत्रित करने का काम किया है। खुद घायल भी हुए हैं। और धैर्य रखिए, संयम रखिए, सभी पर कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी कानून का विरोध करने वाले लोगों को बख्शने वाली नहीं है। सर्वेश्वर जी क्या लगता है? जी मैं एक घटना फरवरी 6 को हुई थी उसी झारखंड में, एक रुपेश पांडे नामक हिंदू लड़के की सरस्वती पूजा के दौरान में हत्या कर दी जाती है इसी दंगाई जिहादी मुस्लिमों के द्वारा। तो इस प्रकार के बातों को करके हम क्या करना चाहते हैं? सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, आपसे जवाब ले लूंगा। आप दंगा भड़काना चाहते हैं? आप दंगा भड़काना चाहते हैं? और वहाँ पे संयम से किस बात कर रहे हैं? दंगा किस बात का भड़का है? मैं चीजों को बता रहा हूँ, सिलेबास ढंग से चीजों को बता रहा हूँ, और ये पब्लिक डोमेन में है। नहीं सुन लीजिए ना, इतना ये क्रोध के कारण ही तो सब हो रहा है। नहीं, आप सत्ता पक्ष में है भाई, विनम्रता रखिए। राजीव जी, सर्वेश्वर जी परस्ती में कांग्रेस है, उसकी आप वकालत करते हो। अरे साहब, लड़के की हत्या कर दी जाती है, सहारनपुर से स्टोरी बना रहे हो। आपने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है, जलाने का काम किया है। अकेले झारखंड में ये घटना नहीं हुई है, पूरे का पूरा बर्बाद तो आप लोगों ने किया है। इनकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि प्रार्थना करके निकलेंगे और शहर को रोडे फेंकेंगे। के समाज में विषाक्त वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं आप लोग। और मैं चैनल वाली बातें क्या है? मिर्ची क्यों लग रही है? सच्चाई खुल रही है इसलिए। मिर्ची आपको लग रही है इसलिए तो आप बौखला गए हो। आप अपनी बौखलाहट को देखो, एएनबी चैनल अपनी बौखलाहट प्रदर्शित कर रहे हो।
वक्त मुनासिब लगता है लोगों में। अरे आप ही का युवा नेता जिसको बोलते हो, 50 साल का बुढ़ा युवा नेता है आपका, और बाहर जाके कहता है किरोसिन ऑयल छिड़क दिया गया, चिंगारी लगाने की देरी है। आप अपने युवा नेता को देखो, आप अपने युवा नेता का भाषण सुनो। संयम से बात करो, बेहुदा बातें मत करो चैनल पर बैठ करके। इस प्रकार की भाषा की मर्यादा में आप संयम रखो, भाषा की मर्यादा में रहो, भाषा की मर्यादा को लंघना हो। सर्वेश्वर लेकिन मैं आपकी तरह नंगा इंसान नहीं हूँ। अपने 50 साल के बुढ़े, 50 साल के बुढ़े नेता से जाके पूछो कि किसने कहा था कि किरोसिन ऑयल करना चाहिए। सर्वेश्वर पाठक जी, तुम लोगों को बैठ करके मुस्लिम ट्रस्टी ने सर्वेश्वर जी, अरे मुस्लिम तुष्टिकरण में कितने गिरोगे? मुस्लिम तुष्टिकरण में कितने गिरोगे भाई साहब, ये तो बताओ। अरे चुप रहो, तुष्टिकरण कौन कर रहा है? किस प्रकार से तुष्टिकरण आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपके नेता विदेश जाते चलिए। हैं और भारत के खिलाफ चलिए। तो मैं इसी तकरार के बीच में अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और सीधे चलेंगे प्रयागराज, जहां पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप के घर पर 2 बुलडोजर कार्रवाई में लगे हैं। घर से सामान निकाल दिया गया है और अब घर को ध्वस्त करने की कार्रवाई। आरोपियों, जो उपद्रव के आरोपी हैं, उनको मैसेज सख्त योगी सरकार का सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। जो उपद्रव करेंगे, जो दंगा करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और ये आप देखिए महलनुमा घर, अब इसको ध्वस्त किया जा रहा है। एक संदेश, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय आप देख रहे हैं जावेद पंप के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज साजिश के मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप का घर, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चालू है और योगी सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बवाल के सियासी रंग को पुलिस भांप नहीं पाई। कुछ धर्म गुरुओं के भरोसे रह गई पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस पुलिस का फेल हो गया। हालांकि बाद में पहचान की गई, रोका गया, लेकिन जो हुआ इस सब के बीच में वो कहीं ना कहीं लोगों को भयग्रस्त कर देने वाला। इस समय प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर को गिराया जा रहा है। 2 बुलडोजर मकान गिराने में लगे हैं। घर से बर्तन, कपड़े, बिस्तर सब बाहर निकाल दिए गए हैं। मेन गेट और बाउंड्री वॉल को गिराकर टीम अंदर पहुंच गई है। घर के बाहर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम मौजूद है। इस समय हिंसा वाली जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 जवान तैनात हैं। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रदीप सिन्हा जी, देखिए अभी अभी जो खबर निकल कर आ रही है रांची से, जो उपद्रव का आरोपी था साबिर अंसारी, जिसकी पीठ में छर्रा लगा था, इलाज चल रहा था रिम्स में, वो वहां से फरार हो गया है वार्ड से। क्या समझा जाए, पुलिस की चौकसी को कैसे देखें फिर? अभी जो मैं बातें कह रहा था और सर्वेश्वर जी जो बातें बोल रहे थे, राजीव रंजन जी नाराज होकर चले गए, तो मैं आपको बता रहा था ना कि इकोसिस्टम है यूपी। और जब
उस इको सिस्टम के तहत कुछ लोगों पर कार्रवाई होती है ना, तो इनकी चीख निकलने लगती है। और वो दिखा है किस तरह से वो रोने चीखने लगे कि सर्वेश्वर जी पर ही वो अंगुली उठाने लगे। तो बजाय इसके आपको सुरक्षा पर ध्यान देनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा किस तरह से हो। जो लोग सामान्य लोग, जो लोग खरीदारी करने निकले थे, काम से निकले थे, उनकी क्या गलती थी कि उनकी स्कूटर कार तोड़ दी गई? उसका हर्जाना कौन देगा? ये यूपी तो है नहीं कि दंगाइयों से पैसे वसूले जाएंगे और उनको वापस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज जो आप बता रहे हैं कि रिम्स से फरार हो गया वो, आप समझिए कि सरकार कितनी संजीदा है इन बातों को लेकर कि कोई इलाजरत कैदी नहीं कहूंगा, अगर पुलिस ने उसकी हिरासत में नहीं लिया हो, इलाजरत व्यक्ति जिसको गोली लगी हो निश्चित रूप से पुलिस की कस्टडी में होगा। कस्टडी में ही तो अगर पुलिस की कस्टडी में नहीं गया है तो क्यों भागा वहां से? जाहिर तौर पर उसकी संलिप्तता होगी, उसको डर सता रहा होगा कि कार्रवाई होगी, इसलिए भागा है वो। सर्वेश्वर जी, सरकार को देखना चाहिए इन चीजों को। सर्वेश्वर जी देखिए, साबिर अंसारी फरार हो चुका है, उपद्रव का आरोपी था और गोली लगी थी, पीठ में छर्रा लगा था और रिम्स से इलाज के दौरान ही वो फरार हो गया। क्या सोचें कि पुलिस कैसे काम कर रही है और एसआईटी का गठन हो चुका है, और कहीं ना कहीं अगर आप हालात सुधारने की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसे जो खबरें आ रही हैं उससे हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए त्रिशूल जी, ये सवालिया निशान पुलिस पे उठ गया है कि देखिए अगर दंगा हुआ, ठीक है, अगर कोई प्लान बना रहा था, सबसे पहले तो जो ये उजागर करने आए मौलाना कि हमें कहा गया था करो, हमने मना कर दिया, तो उसको भी कस्टडी में लेना चाहिए कि आपने समय रहते क्यों नहीं प्रशासन को खबर की। और दूसरी बात, अगर छर्रा लगा है तो पुलिस ले जाके भर्ती करवाती है, और जरूर वो दंगाई था, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं तो छर्रा किसको लगेगा? आम जनमानस जो अगर खरीदारी कर रहा हो वो तो सर पांव लेके भागा होगा वहां से, समझ गए? और वो भाग जाना ये पुलिस की नाकामी ही दर्शा रही है। भले पुलिस कल उसको पकड़ ले तो, लेकिन पुलिस की ये कैसी व्यवस्था है वहां पे, वो भी जो रिम्स है वहां का सबसे मतलब जाना माना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, और वहां से एक मतलब ऐसे मुजरिम का भाग जाना तो ये जरूर चिंता का विषय है। और आप ये समझिए, देखिए मैंने कहा फरवरी की घटना इसलिए उठाई कि ये पहली बार की घटना नहीं है। सीए के विरोध में ये जुम्मे की नमाज पढ़ के निकलेंगे हाथ में पत्थर और बोतल लेके। अभी जो भी घटना हुई है उसके लिए ये हाथ में जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे, यानी कि अल्लाह से ये मदद मांगते हैं, शक्ति लेते हैं, प्रार्थना में यही मांगते हैं कि मैं जा रहा हूं दंगा करने, आप हमारी रक्षा करना। ठीक है, तो ये किस तरीके का धर्म है? ठीक है, कांग्रेस करके ठीक है, कांग्रेस से नए मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से नए मेहमान जुड़ चुके हैं, सीके ठाकुर जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रांची में जो हुआ उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं जो पुलिस को करना चाहिए पूरी तेजी से काम, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अभी ये भी खबर आ रही है कि साबिर अंसारी नाम का शख्स जो कि उपद्रव का आरोपी था, उपद्रव में शामिल था, वो पीठ में छर्रा उसके लगा था इलाज के दौरान, वहाँ से वो भाग गया है। तो ऐसे में कैसे देखा जाए कि हालात कैसे सुधरेंगे? जी देखिए, ये तो अब भाग जाना तो किस ढंग से भागा है वहाँ से इलाज के दरमियान, ये पता लगाने का विषय है। और पुलिस से कस्टडी में था, हो सकता है कि बाथरूम के बहाने किसी बहाने से निकल के भागा होगा, तो वो तो पकड़ा ही जाएगा, आज पकड़ा दे कल पकड़ा दे, उससे मतलब नहीं। लेकिन जिस ढंग से देश की हालात भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल बना करके रखा है, पूरे देश में एक विषाक्त माहौल है। जिस ढंग से बयान आता है पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, ईसा मसीह के खिलाफ, ये सब तो समझिए इस देश को कहाँ ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस ढंग का विषाक्त माहौल बनाना जरूरत नहीं है। यदि प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मुसलमान इस देश का हर मुसलमान मुजरिम है, हर मुसलमान जो है देश का गद्दार है, तो फिर मुसलमान को एक अलग रास्ता दिखा दे वो, यदि ऐसी बात है तो। मतलब ये हर जगह जो है भारत के कोने कोने में ठाकुर जी, आप तो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप क्या कह रहे हैं? अलग रास्ता दिखा दिए।
जी, अलग रास्ते तो का मुझे मतलब क्या लगता हुआ? है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन वहाँ जब वो मुजरिम भागता है सागर अंसारी, तो उसको पकड़ ली जाएगी। पुलिस तलाश में है उसकी। नहीं, ये अलग रास्ते का क्या मतलब होता है, आप बताइए जरा। अलग रास्ते का मतलब प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहा हूँ। ये पूरी तरह से इस देश को एक विशाल माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में केवल हिंदू करके हम सारे हिंदू को एकत्रित करके सिर्फ वोट बैंक बना लेंगे और अन्य लोगों को हम जो है दोयम दर्जा कराने का प्रयास करेंगे। तो दोयम दर्जा तो ये करा नहीं रहे, जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे। आप देखिए कि जो कश्मीर फाइल्स को प्रचार करके प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रचार किए वो मीडिया में आकर के, और कश्मीर में एक और माहौल खराब करके जितने भी कश्मीरी हिंदू हैं, जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, वो सबको वहाँ मर्डर करवा रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदार तो वही है। यह इस देश को केवल और केवल विनाश की ओर ले जा रहे हैं। यह एक बड़ा संकेत है कि यदि ये 5 साल और रहेगा तो इस देश में एक बहुत ही खराब माहौल आएगा और देश जो है एक नया मोड़ ले लेगा। प्रदीप सिन्हा जी बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए सीके ठाकुर जी ठाकुर साहब के साथ मैं आपके चैनल पे कितनी बार डिबेट में बैठा हूँ, लेकिन ठाकुर साहब से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बचकाना बयान करेंगे। ठाकुर साहब, क्या टारगेट किलिंग जो हो रही है और जो सच्चाई लोग जानते हैं ठाकुर साहब, 30 बरस तक के जो भी आज के युवा है, 30, 35, 32, उनको कश्मीर में क्या क्या घटना हुई बस उनको इतना पता है कि उनको भगा दिया गया। ये सिलेबार जो घटना हुई, जो टिक्कू को आरा मशीन से काट दिया गया, ये बहुत कम लोग जानते हैं भारतवर्ष के। और अगर एक मूवी सच्चाई पे बनी तो आपको उसमें भी ऐतराज है। ठाकुर साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे। आप इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं और ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने उसका प्रमोशन किया। अरे सच्चाई का प्रमोशन क्यों न करे प्रधानमंत्री? चाहे आपके प्रधानमंत्री जी हो, मैं कहूंगा जवाहरलाल नेहरू के कारण आज हमें ये कश्मीर का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तो उसके कहने से हमें कुछ हासिल होगा? जवाहरलाल नेहरू जी तो अपना नर्क स्वर्ग जहां भी होंगे वो वहां होंगे। कश्मीर का प्रॉब्लम आखिर आया किस लिए? ठाकुर साहब आप बताइए। हैदराबाद का निजाम ने सर्वेश्वर जी सरदार जी को हैदराबाद भारत में विलय हो गया, कश्मीर नहीं होता क्या? सर्वेश्वर जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। सर्वेश्वर जी, सीके ठाकुर जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब आपने ये कहा कि मुसलमानों को अलग रास्ता दिखा दिया जाए। ये तो बिल्कुल वही तो मतलब आप क्या कह रहे हैं? एक भारत का बंटवारा हो चुका है ऑलरेडी। और ये पीएफआई जैसे संगठन पे आप लोग चुप्पी में रहते हैं। सर्वेश्वर जी सुन लीजिए, मेरी बात को सुना जाए। जी ठाकुर साहब बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं। यदि उनको कश्मीर फाइल्स की जो कश्मीर फाइल्स में जो कुछ दिखाया गया उसके पक्ष में काम करना था, यदि उस आतंकवादी को सजा देना है, वहां के लोगों को सजा देना है, तो सरकार सक्षम है कि वो कैसे सजा दे पाएगी। लेकिन उस फिल्म के माध्यम से दुष्प्रचार कहिए, उसको प्रचार तो नहीं कहते, उसको दुष्प्रचार करके जो करना चाहे ये गलत है। ये अपना एक तीर से कई निशाना साधना चाहे। एक मिनट मैं भी बोलना चाहूंगा। जी प्रदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं आऊंगा आपके पास, इनका जवाब ले लेता हूँ। जी तो मैं वही कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री को वो संवैधानिक पद पर है, वो संविधान के दायरे में लेकर के जितने लोग थे उनको नोटिस करके जेल में डाल करके जितना कार्रवाई करना था वो करते। आपका जवाब मैं बीजेपी से ले लेता हूँ। प्रदीप सिन्हा जी प्रदीप सिन्हा जी, जो सीके ठाकुर कह रहे थे कि अलग रास्ता दिखा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे थे, जवाब चाहेंगे आपसे। मैं समझता हूँ कि अलग रास्ता कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था 1947 में, राष्ट्र का विभाजन करके एक अलग ही रास्ता अख्तियार किया था, क्योंकि अधिसंख्य लोग ये नहीं चाहते थे कि अखंड भारत का विभाजन हो। तो जिस तरह के लोग जिनकी मानसिकता जैसी है वो बातें स्वतः निकल जाती हैं चैनल की डिबेट में। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया और प्रधानमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई दिख रही है ना अभी। एक जो आतंकवादी जिससे आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हाथ मिलाते थे वो आज सलाखों के अंदर है और उसको आजीवन कारावास की सजा भेज दी। तो हमको जो करना वो हम कर रहे हैं। और हम पर आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी माहौल विषाक्त कर रही है,
मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप हिंदू जागृत हो चुका है। आपके कुकृतियों पर पर्दा डालने के लिए हम सहमत नहीं हैं। हम आपके हर कुकृत को उजागर करेंगे, लोगों को बताएंगे। अगर उसको आप समझते हैं कि इसको आग लगाना आप मानते हैं तो आप मानिए इस चीज को, लेकिन हम अपने कर्तव्य पथ से न विकृत होंगे न हम भटकेंगे। सीके ठाकुर जी, सुन लिया आपने? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ प्रदीप जी कि आप हिंदू को जगा रहे हैं, लेकिन हिंदू में वैसे लोगों को जिनको रोटी नहीं है, जिनको खाने का नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उनको हिंदू बनाते हैं। 1971 से निकली थी आपके प्रधानमंत्री। मैं वही कह रहा हूं। 1971 से निकले थे। प्रदीप सिन्हा जी, गरीबी हटाओ का नारा लेकिन देकर। प्रदीप सिन्हा जी, हटा दिया क्या गरीबी? संघ संचालक परिवार को मोहन तंग भागवत करते ने रहे कहा लोग, कि गरीबी आज मुसलमानों गरीबी के आ बिना रही है। हिंदुत्व अधूरा है। तो कोई बदहाली है। 5 साल में मोदी मैजिक होना चाहिए, मोदी डंडा घुमाए, सारी समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए 8 साल। लेकिन आप 50 साल शासन करते हैं, आप पर कोई प्रश्न न पूछे। मोदी कोई मैजिक नहीं है, ये तो मोदी शोषण है। मोदी शोषण हम लोग उसका नाम दिए हुए हैं। आप कुछ भी नाम दीजिए ना, जनता तो जनता आपके शोषण, जनता आपके स्वार्थ जाल में फंसने वाली नहीं है। जनता अपना मैंडेट देती है और निश्चित रूप से आपको ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप सिन्हा जी, सीके ठाकुर जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं रांची का जो सहारनपुर कनेक्शन है वो सामने आ रहा है, लेकिन मांग ये भी उठ रही है कि जो आरोपी फुटेज में दिख गए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि रांची में आखिर पुलिस और प्रशासन आगे क्या करता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।